नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशरिया शेर। बहर नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि तेलंगाना में बाज़ अजीब व गरीब वाक़यात हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जिस तरह गौ रक्षक के नाम पर अक़लियती बिरादरी को निशाना बनाया जा रहा है, वहीं पर एक किस्सा ऐसा भी सामने आया है, एक कहानी ऐसी भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि एक बायोलॉजिकल टीचर ने बायोलॉजिकल सबक यानी लेसन समझाने के लिए तालिबात को गाय का भेजा यानी बड़े जानवर का भेजा स्कूल में ले आई, और उस सिलसिले में पुलिस ने जो एहतजाजी हिंदुत्व कायदीन थे उन्हें समझा बुझा कर वापस कर दिया, और कहा यह जा रहा है कि उस टीचर को आर्जी तौर पर मातल कर दिया गया है। ये क़िस्सा जो पेश आया है, ये वाक़या जो पेश आया है, चारशंबे को पेश आया, और बताया यह जाता है कि ये लाल मंडल, ये विकाराबाद का एक मंडल है, ये लाल, वहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल है, उसकी जो बायोलॉजिकल टीचर है कासिम बी, उन्होंने इंसानी दिमाग तो आपको मिल नहीं सकता, तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बड़े जानवर का दिमाग लाएं और बच्चों को उस भेजे के ज़रिए समझाएं कि कैसे ये दिमाग काम करता है। तो बहरहाल जहाँ तक दिमाग का सवाल है, बहुत ही इसका इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। अगर आप इंसानी दिमाग के बारे में समझाना चाहते हैं तो फिर आपको चाहिए था कि कुछ जो आपको जो बाज़ार में या मार्केट में मवाद मिलता है पढ़ाने के लिए, वो पढ़ा सकते हैं, या कंटेंट जो मिलता है उसके ज़रिए पढ़ा सकते हैं। वैसे भी गूगल पे आप देखें या फिर सोशल मीडिया पर देखें तो इस सिलसिले में आपको ज़बरदस्त मवाद या कंटेंट मिल सकता है। लेकिन एक टीचर का यानी कासिम बी का वहाँ लाना, इत्तेफाक से वो कासिम बी निकलना, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। लेकिन पुलिस ने बहुत अच्छा रूल अदा किया और पुलिस ने वहाँ पर लोगों को समझा बुझा कर वापस कर दिया। लेकिन आखिरी जो इतलात आ रही हैं उसमें यह बताया गया है कि टीचर को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि हिंदुत्व की जो फोर्सेस थी, जो एहतजाजी थे, उनका मुतालबा था कि टीचर को फौरी बरतरफ कर दिया जाए। तो बहरहाल अगर टीचर अपनी तालिबात को बेहतरी के लिए इनोवेटिव अंदाज़ इख्तियार करती है, इख्तिराई अंदाज़ इख्तियार करती है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन टीचर्स को भी चाहिए कि एहतियात से काम ले। जी बिल्कुल, एक जिस तरह आपने बोला कि आजकल हर चीज़ आपको गूगल पे मिल जाती है। जी जी। और आप गूगल से जाकर के इन चीज़ों को ले करके उसके बाद फिर आप वो बच्चों को सिखा सकते हैं। इसी बीच एक ख़बर जो है वो आई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के धार इलाके के एक प्राइमरी स्कूल के टीचर जो हैं, जी जी, उनका नाम है कविता काउचे। हाँ हाँ, वो स्कूल पहुँची। 23 जून की कहानी बताई जा रही है कि 23 जून को वो स्कूल पहुँचती हैं और क्या बोलते हैं, नशे के हालत में स्कूल पहुंचती हैं। अच्छा। और वहां जाकर के वो जो कर्मचारी काम कर रहे होते हैं, स्कूल के जो वर्कर्स होते हैं, उनसे वो उल्टी सीधी हरकतें, बदतमीज़ी करने लगती हैं। इसके बाद वहां के जो प्रिंसिपल हैं वो उन्हें अपने कैबिन में बुलाते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं समझती हैं, तो उनको 8 दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाती है। तो आप ये देखिए कि इस देश में एक तरफ एक इंसान भेजा लेके पहुंच जा रहा है, गाय का भेजा लेके स्कूल पहुंच जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोई नशे में स्कूल पहुंच जा रहा है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए एक रूल बनाने चाहिए। और ये कोई देखिए, बहुत सारे टीचर्स की न्यूज़ बहुत कम आती हैं, लेकिन एक हम ऐसे भी टीचर को जानते हैं जो बेचारे लगातार 25 साल से पानी में उतर करके वो दूसरी तरफ जा करके पढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं, कुछ टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आकर के बैठ जाते हैं। तो इन तरह के जो टीचर्स होते हैं, जिस तरह अभी आपने बताया कि वो बड़े जानवर का भेजा लेके पहुंच गई वहाँ पे उसको समझाया बच्चों को समझाने के लिए। वहीं जो दूसरी खबर है एमपी से, उसमें जिस तरह वो नशे की हालत में स्कूल पहुंची, तो इन तरह के टीचर्स को जो है काफ़ी अच्छे से समझाना चाहिए और इनको कुछ दिन के लिए सस्पेंड करने के बाद फिर जब ये आए तो इनका क्या बोलते हैं, इनकी काउंसलिंग होनी चाहिए। और देखिए नाजरीन, जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हिंदुस्तान गांधी का देश है, और गांधी के देश में आप अंदाज़ा कर सकते हैं, ख़ासतौर पर गुजरात में शराब पर पाबंदी आयद है, लेकिन आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस कदर लोग वहाँ पर शराब पीते हैं। और आपको ये भी बता दूँ यासिर कि शराब की वजह से हिंदुस्तान में हर साल लाखों लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट्स का शिकार होकर। तो ये बहुत ख़तरनाक बात है। और ख़ासतौर पर जो तालीम का शोबा है, यहाँ तो जो टीचर्स होते हैं वो रोल मॉडल्स होते हैं,
और बच्चे देखकर उनसे सीखते हैं। अगर एक खातून टीचर, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो शराब पीकर हालत नशा में स्कूल पहुंच जाती है और अजीब गरीब हरकतें करती हैं, तो फिर ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। और ये क्या मैसेज दे रही हैं वो अपने तलबा को, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल आपने अभी गुजरात की बात की, तो मैं एक बात बता दूं कि गुजरात में 25 साल से बीजेपी की सरकार है, वहाँ के मुख्यमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन आज जो गुजरात की तस्वीरें आ रही, जो वीडियोस आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि जिस तरह से गुजरात मॉडल पेश किया गया था वो वाकई एक जो है कुछ चीज़ों पर पर्दा डालने वाली चीज़ें थी कि आज जो वहाँ से हालात पेश आ रहे हैं, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे गुजरात में जो बारिश हुई उसके बाद पानी किस तरह भर गया है, लोगों के घर में पानी घुस गया। तो एक तरफ आप जितने भी टेंडर्स आ रहे हैं वो सारे आप गुजरात में लेके जा रहे हैं। जी हाँ। ये शिवसेना यूबीटी का कहना है कि आप जितने भी क्या बोलते हैं मुंबई के लिए जो चीज़ें आती हैं वो सब आप गुजरात लेके जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर गुजरात के लोग अभी भी मतलब जो पानी की समस्या है, वाटर लॉगिंग की वो क्या बोल समस्या, उससे अगर जूझ रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आपने वहाँ पे अभी तक काम नहीं किया। सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता है, ज़मीनी लेवल पे काम नज़र नहीं आ रहा। 25 साल से वहाँ पे बीजेपी की सत्ता है और उससे और जो है देश के प्रधानमंत्री अभी जो है नरेंद्र मोदी, वो वहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और वो यहाँ आकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, गुजरात में ये गुजरात में वो है। आज जो तस्वीरें आ रही हैं वो कोई जो है आपको क्या बोल दरबारी मीडिया उस तरह से नहीं दिखाएगा कि गुजरात की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे गुजरात को कवर करना है हर तरह से। बहरहाल एक और ख़बर की जानिब हम चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि किसी फिल्म से नहीं है या फिल्म में इंस्टेंट से नहीं है। हैदराबाद से बिल्कुल क़रीब आपको बता दें कि एक ज़िला है तेलंगाना का शंकरपल्ली के रेलवे पटरियों पर एक खातून ने कार चलाई है और उस कार चलाते हुए उसने तमाम रेलवे हुकाम को, पुलिस को और आवाम को परेशान कर दिया है, हैरान कर दिया है। और नतीजे में आपको बता दूँ कि हैदराबाद बेंगलुरु जो यानी रेलवे ट्रैक्स पर ये रूट पर ये वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में कई ट्रेन्स को मुअत्तल कर दिया गया है, मनसूख कर दिया गया, जिसके नतीजे में काफ़ी नुकसान हुआ है रेलवे को। और ऐसी बात आपको बता दूं कि अक्सर ये फिल्मों में देखा जाता था कि कोई हीरो जो है या हीरोइन जो है वो रेलवे पटरियों पर गाड़ी चला रही है, लेकिन इस खातून ने इस तरह की हरकत करते हुए तमाम लोगों को परेशान कर दिया। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे ही रेलवे हुकाम ने उस खातून को रेलवे ट्रैक पर गाड़ी चलाते हुए देखा, कार चलाते हुए देखा, तो वो परेशान हो गए। लेकिन उन्होंने तमाम जो आने वाली जो ट्रेन्स थी उस तरफ उन्हें अलर्ट कर दिया और कहा कि उन ट्रेन्स को वहीं पर रोक दिया जाए। नतीजे में हैदराबाद बेंगलुरु जो रूट है वहाँ पर जितनी भी ट्रेन्स आने या जाने वाली थी वो उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और ये भी कहा जाता है कि रेलवे पुलिस ने इसे इंतहाई यानी सीवियर सिक्योरिटी लैप्स करार दिया है। नतीजे में बहुत ज़्यादा परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ा। अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं यासिर, तो आप देखिए कि इसके लिए पहले तो आवाम में डिसिप्लिन पैदा करना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि इस तरह की हरकतें आपको मुसीबत में डाल सकती हैं, सिर्फ आपको नहीं बल्कि दूसरे मुसाफिरीन को भी मुसीबत में डाल सकती है। आप अंदाज़ा कीजिए अगर कोई ट्रेन वहाँ से आ जाती तो क्या ये खातून जिंदा रहती? बिल्कुल सही सर। जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं आजकल सोशल मीडिया पे लाइक्स पाने के लिए या फिर व्यूज़ पाने के लिए बहुत कुछ अतरंगी चीज़ें करते हैं। जी हाँ, जी हाँ। और जिस तरह से अभी आपने बताया कि वो कार चला रही थी रेलवे ट्रैक पे, खुदा ना खास्ता वहाँ से ट्रेन आती और आपके साथ कुछ हो जाता तो क्या होता फिर। और ये भी देखा गया है बहुत सारे ऐसे रेलवे क्रॉसिंग्स होते हैं जहाँ पे सबको रुकना होता है, लेकिन वहाँ से भी लोग चाहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम यहाँ से चले जाएं। उसकी भी बहुत सारी वीडियो सामने आती हैं। आप ये देखिए हर दूसरे दिन एक वीडियो सामने ये भी आ रही होती है कि ट्रेन चल रही है, उसमें कोई चढ़ना चाह रहा है, वो गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें आपकी हैं। आप अगर सही से रहेंगे, आप देखिए कि ट्रेन किस टाइम आती, किस टाइम जा रही है, चलती ट्रेन पे आप क्यों चढ़ रहे हैं। अगर आपका पैर स्लिप होता है तो आपकी जान जा सकती है। सीआरपीएफ वाले हर दूसरे दिन एक न्यूज़ आती है, एक वीडियो आती है कि सीआरपीएफ के जवानों ने एक बंदे को बचाया, वो चाहे ज़ईफ हो कोई भी हो। आप ये देखिए तो आप सबसे ज़्यादा जो है आपकी जान सबसे ज़्यादा प्यारी है और इसकी हिफाजत भी आपको ही सबसे पहले करनी है कि आप कुछ ऐसा काम ना करें। आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग अपने व्यूज़ और लाइक्स के लिए पता नहीं किस क्या बोलते हैं कितनी खतरनाक चीज़ों को अपना लेते हैं। एक रेलवे ट्रैक है जो बिल्कुल सिंगल है, वहाँ पे जाकर के वो रील बनाते हैं और ताकि व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद फिर ट्रेन आती है तो आपके साथ क्या होता है।
और आप देखेंगे सेल्फी की वजह से कई लोगों की जानें जा रही हैं। ट्रेन में अगर आप सेल्फी बनाते हैं, चलती ट्रेन में चढ़कर या फिर ट्रेन के ऊपर ठहर कर कुछ कर्तव्य करते हैं, तो उसके बाद आप सेल्फी बनाते हैं, आपका नाम हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी मिल जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाए, आपकी ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। और माँ बाप के लिए तो ये बहुत ख़तरनाक बात होती है कि उनकी जवान औलाद उनकी नज़रों के सामने अपनी ज़िंदगी से महरूम हो जाए या मर जाए। तो ये जो वाक़यात है, इसका इंसदाद ज़रूरी है। ख़ासतौर पर जो सेल्फ़ी लेने वाले हैं, सेल्फ़ी की लानत में मुब्तला हैं और ये लत में मुब्तला हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में ना डालें। अब देखिए कई ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पर अगर कोई झील के किनारे सेल्फ़ी ले रहा है और गिर कर मर रहा है। बिल्कुल, अभी एक वीडियो भी आई थी ना कि एक फैमिली पूरी जो है बह गई थी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। वो रील बना रहे थे, फोटो ले रहे, कुछ कर रहे थे, पीछे से पानी का बहाव ज्यादा तेज आया और वो सारे बह कर ले गए। उसमें जो कुछ तो मिले भी नहीं थे, एक दो शायद ऐसा भी हुआ था। तो आप ये देखिए कि ऐसी जगहों पे भी जाकर के आप ये सारी हरकतें करेंगे जहाँ पे आपको जान का खतरा है। सबसे ज़्यादा जो है आपको अपनी जान की हिफाजत करनी है, लेकिन वहाँ पे भी आप जा कर के आप सेल्फी ले रहे हैं। आप जो है मतलब बहुत ऐसा देखते हैं कि लोग एक हाथ से बाइक चला करके एक हाथ से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, और वो भी क्राउड एरिया में जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है। या फिर हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं ट्रेन का सफ़र जो करते हैं तो वो बिल्कुल गेट पे खड़े होकर एक हाथ छोड़ करके वीडियो बनाते हैं। ये सब चीज़ें आपकी जान को ख़तरा पैदा कर सकती हैं, आपकी जान जा सकती है। अगर आप बच गए तो कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, बच जाते हैं, लेकिन वो पूरी ज़िंदगी जो है वो अपने माँ बाप या फिर किसी के सहारे के मोहताज हो जाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ आपको बता दूं कि जेफ बेज़ोस ये अमेज़ॉन के बानी हैं और 10 सरफ़हरिस्त अरबपतियों में इनका शुमार होता है। अब इनकी दूसरी शादी होने जा रही है और शादी की 3 रोज़ा तकारीब में दुनिया भर के अहम तरीन शख्सियतें शिरकत कर रही हैं। और वैसे भी दुनिया में अब अहम तरीन शख्सियतें रह कहाँ गई हैं, क्योंकि अगर किसी में इंसानियत ना हो और वो इंसानियत के ख़िलाफ़ काम करते हों तो उनको अहम शख्सियत नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पर मीडिया तो कह रहा है कि अहम शख्सियतों में ट्रंप की बेटी इवानका ट्रंप भी शामिल है, जो और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ट्रंप किस तरह इसराइल की सरपरस्ती कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में, उनकी नस्लकुशी में और उनके तबाही और बर्बादी के लिए। तो बहरहाल जेफ बेज़ोस की हम बात कर रहे थे, बेज़ोस की 61 साला जेफ बेज़ोस तकरीबन 55 साला अपनी गर्लफ्रेंड लोरेन सैंचेज से शादी करेंगे। ये एक सहाफ़ी हैं और दोनों की ये दूसरी शादी है। और जेफ बेज़ोस की शादी तो आपको बता दूं कि तकरीबन मैकेंजी से 26 साल तक शादी जारी रही। 4 बच्चे हैं और उन्होंने अपनी बीवी मैकेंजी को तलाक दी है, जबकि सैंचेज के लोरेन सैंचेज जो 55 साल की हो गई हैं, उनके बारे में आपको बता दूं कि इनकी शादी 12 साल से चल रही थी, लेकिन 4 साल कबल इनके शौहर ने उन्हें तलाक दी। ये 2 बच्चों की माँ है, तो ये 4 बच्चों की माँ बाप हैं और ये 2 बच्चों की माँ हैं। तो बहरहाल प्यार प्यार होता है और इस सिलसिले में जेफ बेज़ोस की जो शादी हो रही है उस पर ये कहा जा रहा है कि ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन शादी साबित हो सकती है, जिस पे तकरीबन $56 मिलियन यानी 15 अरब रुपये खर्च किए जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि आज दुनिया में ख़ासतौर पर जो भूख है, आज जुल्म व जबर है, और अंदाज़ा कीजिए कि फ़लस्तीनी बच्चे जिस तरह भूख का शिकार है, ऐसे में इस तरह की जो शादियाँ होती हैं तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ख़तरनाक है। ख़ासतौर पर अफ्रीकी ममालिक में देखेंगे यासिर के वहाँ पर लोग खाने खाने को दाने दाने को तरसते हैं और ये जो अय्याशी करते हैं पैसों के बलबूते पर, ये दरअसल गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आजकल दुनिया में बहुत सारी जगह बेरोज़गारी चरम पे है और उसकी वजह से लोग सही से उनको खाना भी नहीं नसीब हो पा रहा। उस जगह पे उनके सामने अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उनके दिल से क्या दुआ निकलेगी आपके लिए जी। और फिर आप एक क्या बोलते हैं, समाजी वो भी होता है कि आप बहुत ज़्यादा खर्च ना करें। लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ भी शादी होती है, वो अभी हमने देखा अंबानी की जो शादी हुई थी वहाँ पे कितना लंबा टाइम चला था, लेकिन वहीं अडानी की बेटे की जो शादी हुई थी उसको बहुत ही सिंपल और साधारण रखा गया था, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि ये बहुत बड़े हैं, इनके टॉप 10 में आते हैं और $56 मिलियन आपने इस तरह बोला, तो इसमें मुझे लग रहा है कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ बुलाए गए हैं तो उनको भी गिफ्ट दिए जाएंगे जिस तरह। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
तो ये तो खबर रही है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका से ही जुड़ी एक खबर हम आपको बताते हैं। और ख़बर ये है कि CIA के डायरेक्टर ने अब कहा है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, अमेरिका ने उसे बहुत ही ख़तरनाक हद तक नुकसान पहुंचाया है। आप ये भी जानते हैं कि ट्रंप ये बार बार कह रहे हैं कि ईरान का जौहरी जो प्रोग्राम है वो हमने तबाह कर दिया है और ईरान अब जौहरी हथियार नहीं बना सकता, जौहरी बम नहीं बना सकता, ये ट्रंप का कहना है। लेकिन पेंटागन के साथ साथ अमेरिकी जो मीडिया है वो कहता है कि बेशक अमेरिका ने 14 B-2 जो 57 बम है और उसको ज़रूर गिराया है और उससे कुछ नुकसान भी पहुंचा है, लेकिन अमेरिका ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकता। हो सकता है कि ईरान कुछ माह तक खामोश रहेगा और फिर जौहरी प्रोग्राम का सिलसिला शुरू कर देगा, इस तरह की बात कही है, जिस पर ट्रंप आपे से बाहर हो गए, उन्होंने गुस्सा करना शुरू कर दिया। और आपने देखा कि उनका एक वीडियो भी आया है, यानी इसराइल और ईरान के दरमियान जो जंगबंदी भी थी उसकी खिलाफवर्जी पर उन्होंने बहुत ही फहूश कलामी की है। तो बहरहाल ये ट्रंप है, ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक CIA के डायरेक्टर का सवाल है, उनका ये कहना है कि हमने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी तायीद इससे होती है यासिर कि ख़ुद ईरान के एक अहम अहदेदार ने भी ये कहा है कि अमेरिका ने हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। ये हो सकता है कि एक चाल भी हो, और चाल हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है और ख़ुद इसराइली और अमरीकी तजिया निगारों का कहना है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ है, वो फिर दोबारा प्रोग्राम शुरू करेगा और जो अफजोदगी है यूरानियम की वो जारी रखेगा। वैसे भी उसने 90% अफजोदगी हासिल कर ली है। तो ऐसे में हो सकता है कि ईरान बम बनाने के करीब भी पहुंच गया। लेकिन कल हमने आपको खबर सुनाई थी अपने प्रोग्राम खबर ख्याल में कि ईरान में एक ज़लज़ला महसूस किया गया जुमे के दिन, और वो और अमेरिकी और दूसरे जो तजिया निगार हैं उन लोगों का कहना है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ जौहरी तजुर्बे की वजह से हुआ है। और अहम बात यह है कि ईरान ने इसकी तरदीद की है ना तस्दीक की है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अमेरिका से लेकर इसराइल से लेकर दुनिया भर के जो एटमी तवानाई के माहिरीन है, IAEA के जो एजेंसी है, वो तमाम के तमाम ये कहते हैं कि ईरान के पास 400 किलो यूरानियम, अफज़ुदा यूरानियम मौजूद था, वो कहाँ गया है। इसका मतलब ये है कि ये 400 किलोग्राम अफज़ुदा यूरानियम है, उससे कम से कम 10 जौहरी बम बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल सही। तो जिस तरह आपने अभी ट्रंप की बात की, तो ट्रंप ने एक बयान दिया, उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि मैं हिरोशिमा का उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन ईरान पर हमारे हमले उसी तरह के थे। उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं कि एक निर्णायक हमले के बाद ये युद्ध समाप्त हुआ, मतलब जो इजराइल और ईरान का चल रहा था। अब दोनों देशों ने शांति घोषणा कर दी है। ट्रंप ने बताया कि अमेरिका ने ईरान के नतांज, इस्फहान और फर्डो स्थित 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। उसके बाद फिर एक और बयान सामने आया ट्रंप का। वहीं उन्होंने कहीं ना कहीं ईरान की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि ईरान ने जंग में काफ़ी बहादुरी दिखाई है और उसके साथ उसका नुकसान भी हुआ है। तो उस नुकसान से उबरने के लिए अब ईरान को तेल बेचना बहुत ज़रूरी हो और बेचने की इजाज़त भी दी है ट्रंप ने। इजाज़त, उनकी इजाज़त की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो बहरहाल ईरान वैसे भी तेल बेच रहा था, कैसे बेच रहा था वो तो अलग बात है। लेकिन अब वो कहते हैं कि ईरान तेल भी बेच सकता है ताकि उसको जो नुकसान हुआ है उसकी पाबजाई हो सके। और कभी ट्रंप के बारे में आप कभी भी कुछ यानी ख़तई तौर पर नहीं कह सकते वो कब क्या करेगा, क्या कहेगा वो शख्स, क्योंकि आप देखेंगे कि बेटी के बारे में भी अजीब गरीब बातें करते हैं वो। और ख़ुद आप देखेंगे कि उन्होंने हालिया दिनों में ईरान को तबाह व बर्बाद करने का कहा था, और अब कह रहे हैं कि ईरान तेल बेच सकता है, ईरान तरक्की कर सकता है और हम ईरान से अगले हफ्ते बातचीत कर रहे हैं, माहिदा भी हो सकता है, अगर माहिदा नहीं हुआ तो फिर हम उनको मारेंगे। तो ये कभी अच्छी बात करते हैं, कभी बुरी बात करते हैं, कभी अमन की बात, कभी जंग की बात, कभी तबाही बर्बादी की बात, ये समझने लोगों के नहीं आता है। अब तो हाल ये हो गया है कि ट्रंप को एक आदत हो गई है और उनका एक, मैं समझता हूँ कि तकिए कलाम बन गया है। और वो कलाम ये है, तकिए कलाम, कि अगर ट्रंप को आप नींद में से भी उठाकर पूछेंगे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंगबंदी किसने करवाई, तो वो कहेंगे मैंने करवाया है, और दोनों ममालिक को तिजारत ना करने की धमकी दी है। तो बहरहाल अब 18वें या 19वीं मरतबा उन्होंने कह दिया है कि हिंद पाक जंगबंदी मैंने करवाई है। और ये एक आम प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि नेटो जो समिट थी वो उस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये बात कही है। और हमारे वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैंने 35 मिनट तक ट्रंप से बात की, ट्रंप ने मुझे फ़ोन किया था, मैंने
मैंने ये कहा, मैंने वो कहा, तो फिर ये क्या कहा? ट्रंप 19वें या 18वां मरतबा ये कह रहे हैं कि मैंने जंगबंदी करवाई है। बिल्कुल सही तो सर। इसका मतलब आप झुक गए हैं ट्रंप के सामने। ट्रंप ने नीदरलैंड की राजधानी हेग में आयोजित नाटो सम्मेलन के दौरान कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण भारत और पाकिस्तान जंग मैंने इसे फ़ोन कॉल के साथ ख़त्म किया है। मैंने कहा कि अगर आप एक दूसरे से लड़ने जा रहे हैं या लड़ते रहेंगे तो हम कोई भी व्यापार नहीं करेंगे जी जी। आपसे। उन्होंने आगे कहा है कि मैंने कहा है कि अगर आप एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो हम ट्रेड डील नहीं कर सकते हैं आपसे। ट्रंप ने आगे कहा पाकिस्तान के जनरल पिछले हफ्ते मेरे ऑफिस में थे और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो एक महान और सज्जन व्यक्ति हैं। मैंने उन्हें समझाया और मैंने कहा कि अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो हम कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि वो ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता हूँ, मैं उनसे ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता हूँ। फिर हमने परमाणु युद्ध रोक दिया। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ था, एक ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये शुरू किया गया था, उसके बाद हिंदुस्तान के किसी भी लीडर ने इस बात को नहीं कहा, लेकिन ट्रंप ने जो ट्वीट करके बोला था तो इसका जवाब देश के प्रधानमंत्री को, आवाम को देना चाहिए कि ये जो सीज फायर हुआ था इसकी घोषणा ट्रंप ने ट्वीट करके क्यों दी थी। इसकी घोषणा आपको देनी चाहिए थी या आपके क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर को देनी चाहिए थी या डिफेंस मिनिस्टर को देनी चाहिए थी, लेकिन ट्रंप ने इस बात की क्यों घोषणा की? सबसे बड़ा सवाल तो ये अपोजिशन यही पूछ रहा है कि ट्रंप आखिर कौन हो। तो उसके बाद जिस तरह ट्रंप ये कहे जा रहे हैं बार बार कि हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग रुकवाई, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच भी होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके इसकी जानकारी दी थी, जब तक ये नहीं पता था कि सीज फायर होने वाला है। वैसे भी ट्रंप के बारे में ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की ज़ेर क़यादत अमेरिका पीस ब्रोकर है या फिर पीस ब्रेकर है, क्योंकि आप अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज में ट्रंप बात करते हैं। और ट्रंप की जो सलाहियत है मर्दमशनासी की, मैं समझता हूँ कि बहुत ही उनका टेस्ट बहुत ख़राब है, क्योंकि वो अच्छे बुरे में तमीज़ नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर आप वो बुरे को अच्छा कहते हैं, अच्छे को बुरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि जनरल आसिम मुनीर अब तो फील्ड मार्शल हो गए हैं, पाकिस्तान के फौजी सरबराह हैं, उनके बारे में ट्रंप का कहना है कि मुझे आसिम मुनीर से, जनरल आसिम मुनीर से मिलने का एजाज़ हासिल हुआ है, बहुत अच्छे शख्स हैं, उन्होंने ये बात कही है। अब अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान आसिम मुनीर की क़यादत में आपने देखा कि किस तरह पाकिस्तानी फ़ौज हो या पाकिस्तानी हुकूमत हो, उसने दहशतगर्दाना वाक़यात का हिंदुस्तान में इर्तिकाब किया। पहलगाम का ट्रंप को उसकी मज़म्मत करनी चाहिए, लेकिन ट्रंप ने उसकी मज़म्मत नहीं की, बल्कि आसिम मुनीर को वाइट हाउस मदऊ किया, लंच दिया, उनके एजाज़ में ज़ोहराने का एहतमाम किया, और ना सिर्फ एहतमाम किया बल्कि कहा कि आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान से मुझे प्यार है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं उनका टेस्ट कैसा होगा और वो किस तरह लोगों के पहचान रखते होंगे। हाँ, उन्होंने हमेशा गलत लोगों की तारीफ़ की है, और किस किस की तारीफ़ की है मैं समझता हूँ कि क्या वो सही लोग हैं, आप खुद गौर कर सकते हैं। तो बहरहाल आसिम मुनीर की तारीफ़ कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं फ़लस्तीन, और फ़लस्तीन में आप देखेंगे कि अमेरिका की सरपरस्ती में इसराइल ने गज़ा के जो मकीन हैं उनका जीना दो भर कर दिया है। लेकिन हम सलाम करते हैं गज़ा के मकीनों को, वहाँ के बच्चों को, उनके वहाँ की ख़वातीन को, वहाँ की माँओं और बहनों को, कि वो इसराइल का और अमेरिका का यानी एक नहीं बल्कि दो ताकतों का मुकाबला कर रहे हैं। और उनका जज्बे यानी हुब्बुल वतनी, जज्बे शहादत, जज्बे जिहाद देख कर तो ऐसा लगता है कि ये कौम पैदा ही हुई है शहादत के लिए। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि शहादत, जाम शहादत नोश करना कोई कि मामूली बात नहीं है, बल्कि बड़ा एजाज़ है। और फ़लस्तीनी मुसलसल अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, और शर्म की बात यह है कि सारी दुनिया बड़ी बेशर्मी के साथ उनकी तबाही व बर्बादी और उनकी नस्ल कुशी, उनकी नस्ली तथहीर, उनके क़त्ल-ए-आम का तमाशा देख रही है। अगर यही दुनिया इसराइल को रोकना है तो रोक सकती थी, और ईरान को भी चाहिए था कि जंगबंदी करता तो इस शर्त पर करता कि आप गज़ा में भी जंगबंदी करें। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच जो पीस मेकर बन के साबित हुए वो ट्रंप थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं कि हमने जंग रुकवाई, तो फिर वो इजराइल और फ़िलिस्तीन वाली जंग क्यों नहीं रुकवा रहे हैं? अगर इतने ही पीस मेकर हैं तो इस जंग को रुकवाएं। आपने ईरान और इजराइल की जंग इसलिए रुकवाई क्योंकि वहाँ पे इजराइल कमज़ोर पड़ता दिख रहा था, उसका नुकसान हो रहा था, और आपको अपने भी नुकसान की टेंशन हो गई थी, क्योंकि वहाँ से जो क्या बोलते हैं स्ट्राइक की गई है उससे आपको लग गया था कि हम पे भी अटैक कर सकते हैं, तो आपने इस जंग को रुकवाया। जिस तरह आपने बोला कि ईरान को
ये अपनी एक बात रखनी चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है कि ईरान ने अगर जिस तरह से जब वहाँ पे हमला हुआ था उस दौरान ईरान ने अटैक किया था इसराइल पे, उसके बाद फिर इसराइल कह रहा था कि मैं भी अटैक करूँगा, फिर अटैक किया, फिर ये जंग शुरू हुई है। तो ईरान को इस बात को इस रखना चाहिए था कि आप गाज़ा पे कोई भी हमला नहीं करेंगे, फ़िलिस्तीन पे आप कोई हमला नहीं करेंगे, वहाँ पे जो चीज़ें, जो ट्रक फंसे हुए हैं खाने वाले या फिर जितनी भी समाज सेवी लोग वहाँ पे भेज रहे हैं, सोशल वर्कर्स, उन सब लोगों को आप वहाँ भेजेंगे, सारी रोक टोक हटा दीजिए, हम इसको क्या बोलते हैं, इस जंग को रोक सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब आपको जंग रोकनी ही थी तो आप कम से कम कुछ अपने शराइत रख सकते थे वहाँ। बिल्कुल सही कहा है। बहरहाल नाज़रीन, इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।